हेलो फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फैशन खुदरा संगठन फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी चैप्टर फैशन डिज़ाइन और व्यापार का भाग 4 है, फाइनली लास्ट पार्ट। इसके 3 भाग 1, 2, 3 मैंने पहले ही शेयर किए हैं अपने चैनल पर। अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा का पूरा फैशन डिज़ाइन और व्यापार, फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग सही में आएगा। भाग 1, 2, 3 में फैशन डिज़ाइन के बारे में आपने को बताया गया है, इसका महत्व क्या है वो बताया गया है, फैशन संबंधी कुछ शब्दावलियाँ बताई गई हैं, फैशन का विकास कैसे हुआ, फैशन का मुख्य केंद्र क्या रहा है ये बताया गया है, फैशन चक्र के बारे में बताया गया है, कैसे कोई फैशन मार्केट में आता है, कितने टाइम तक रहता है और कैसे वो विलुप्त हो जाता है ये बताया गया है। इसके साथ साथ एक फैशन मर्चेंडाइज़र क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है फैशन मर्चेंडाइज़र की, फैशन उद्योग में व्यापार के कौन कौन से स्तर हैं, लक्षित बाजार क्या होता है, और फैशन मर्चेंडाइजिंग के यानी मर्चेंडाइजिंग के राइट्स कौन कौन से हैं, ये सभी कुछ इसके भाग 1 और 2 और 3 में बताया गया है। तो ज़रूर देखिए उसको। सो आफ्टर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के बाद आप फैशन खुदरा संगठन के बारे में जान पाएंगे, दुकानों के विभिन्न प्रभागों के बारे में जान पाएंगे, फैशन मर्चेंडाइजिंग के कार्य क्या होते हैं, टास्क क्या होते हैं वो जान पाएंगे, करियर की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या क्या नॉलेज, क्या क्या ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता होती है इस फील्ड में जाने के लिए, इसका कार्य क्षेत्र क्या है और जीविका के या करियर के कौन कौन से रास्ते इसमें उपलब्ध हैं। तो फैशन खुदरा व्यापार संगठन फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, सरल शब्दों में अगर हम कहें कि तो किसी भी व्यापारिक इकाई का जो संगठनात्मक ढांचा होता है वही उसमें जितने लोग कार्य कर रहे होते हैं उन लोगों की शक्ति तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से बताता है, और व्यापार के आकार तथा लक्षित बाजार के अनुरूप संगठन प्रणाली कई प्रकार की हो सकती है। तो उसके कौन कौन से प्रकार हैं आइए देखते हैं। एक फैशन रिटेल बिजनेस या फैशन खुदरा व्यापार के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है छोटे या एकल स्टोर, दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर जिसे कहेंगे, और तीसरा है स्टोर श्रृंखला या श्रृंखला स्टोर या चेन स्टोर के नाम से इसे जाना जाता है। इनको विस्तार में समझते हैं। फैशन खुदरा व्यापार की जो एक प्रकार है वो है छोटे एकल इकाई स्टोर। आपने अक्सर देखा होगा अपने आस पड़ोस की जो दुकान होती हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ आस पड़ोस में कई दुकानें हो सकती हैं, ऐसी छोटी सी दुकान होगी, इसमें एक मालिक होगा और उसका परिवार ही उस दुकान को संचालित करते रहते हैं और ये लंबे अरसे से चली आ रही होती है और आपका परिवार उस दुकान से हमेशा से सामान लेते आ रहे होंगे। ये कहलाता है छोटे एकल इकाई स्टोर। दूसरे तरीके का स्टोर है विभागीय स्टोर। विभागीय स्टोर छोटे एकल स्टोरों की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं तथा यहाँ हर प्रकार के उत्पाद के लिए अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। जैसे ये चिल्ड्रन सेक्शन बन गया एक ही शॉप में, बड़ी शॉप में, दूसरा जो है फीमेल्स का सेक्शन बन गया, गर्ल्स का सेक्शन बन गया, मेंस का सेक्शन बन गया, शूज़ का सेक्शन बन गया। शॉप एक ही है बड़ी सी, उसके अंदर फर्दर सेक्शंस होते चले गए। टॉयज़ का बन गया एक सेक्शन, खिलौने का बन जाता है, जितने आपके सौंदर्य उत्पाद हैं उनके सेक्शन बन जाते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टोर में आप गए होंगे, खुले होते हैं आजकल, काफ़ी लोग इस तरह के स्टोर्स खोलते हैं। तो इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, खंड बना दिए जाते हैं
और इस प्रकार से के स्टोर अक्सर किसी व्यक्ति परिवार या साझेदारों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, परंतु इनके संभावित उपभोक्ता कौन होते हैं? जो आसपास के एरिया के लोग होते हैं। जैसे आपके घर के आसपास कोई डिपार्टमेंट स्टोर खुला हुआ है, किसी भी नाम से कोई खोल सकता है, या कॉमन ऐसे भी किसी नाम से खोला जा सकता है। वो डिपार्टमेंटल स्टोर में कौन लोग जाते हैं? जो आसपास के एरिया के लोग होते हैं, जिनकी रीच में वो होता है, आसानी से पहुंच जाते हैं। उसके बाद तीसरे टाइप का स्टोर है चेन स्टोर या श्रृंखला स्टोर। इसका मतलब है अलग अलग क्षेत्र में खुली ऐसी फुटकर दुकानों के समूह से है जिनका एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन होता है। यानी कि केंद्रीय प्रबंधन साझा होता है, एक ही करता है, और अलग अलग एरिया में छोटे छोटे दुकानें उनकी खुली होती हैं। इसके अतिरिक्त इनको मानकीकृत व्यावसायिक विधियां और पद्धतियां भी एक ही जैसी होती हैं। एक जगह के स्टोर पे जाओ, वैसे ही दूसरे जगह के स्टोर पे जाओ, सारा कुछ उनकी जो विधियां, व्यावसायिक विधियां, पद्धतियां हैं, वो सब एक जैसी होती हैं। इस प्रकार के स्टोर की श्रृंखला का संचालन अधिकतर किसी बड़ी कंपनी द्वारा किया जाता है और इनके संभावित खरीदार इन स्टोरों के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं। जैसे कि अगर हम डिपार्टमेंट स्टोर की बात करें तो पैंटालून हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है। ये सारे डिपार्टमेंट स्टोर है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, या ये हम चेन स्टोर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास ऐसे कोई डिपार्टमेंट स्टोर हो तो ऐसे कॉमन स्टोर्स होते हैं, किसी भी नाम से कोई व्यक्ति खोल लेता है। जो चेन स्टोर्स हैं इनके एग्जांपल्स आप ले सकते हो। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स है, विशाल मेगा मार्ट है। रिलायंस ट्रेंड्स रिलायंस कंपनी चला रही है, और अगर आपने बिग बाज़ार देखा हो, कई बार गए होंगे, फ्यूचर ग्रुप्स के द्वारा वो चलता है। तो ये सारा आता है चेन स्टोर। चेन स्टोर इसलिए नाम पड़ा गया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पर, थोड़ी डिस्टेंस पर एक ही टाइप का काम करने की एक शॉप होती है, जिनका मैनेज करना किसी एक पर्टिकुलर कंपनी द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे चेन स्टोर कहते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अब हम और आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि दुकानों के जो प्रमुख डिवीज़न हैं वो कैसे होते हैं। किसी भी दुकान के जो विभाग होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। पहला है मर्चेंडाइजिंग डिवीज़न होता है, यानी व्यापारिक विभाग। इस विभाग का मुख्य काम होता है सभी प्रकार के मालों की खरीद करना, व्यापारिक योजनाएं बनाना, नियंत्रण करना, बिक्री और फैशन समन्वय को बनाए रखना होता है। दूसरा विभाग है बिक्री और संवर्धन विभाग। इस विभाग का मुख्य कार्य बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञापन, दृश्य बाजार विशेष कार्यक्रम आयोजित कराना होता है, स्टोर का प्रचार करना होता है और जनसंपर्क, लोगों से संपर्क बनाए रखना होता है। तीसरा विभाग है वित्त और नियंत्रण विभाग। इसका क्या कार्य होता है? जितने भी लेन देन होते हैं किसी भी दुकान के अंदर, चाहे वो बिलों का भुगतान करना है, कर्मचारियों को वेतन देना होता है, या बिक्री और स्टॉक का लेखा जोखा रखना होता है, इस विभाग के पास, कौन से? वित्त और नियंत्रण विभाग के पास उसकी सारी जानकारी होती है। अगला विभाग है परिचालन प्रभाग या परिचालन विभाग। ये क्या करता है? ये स्टोर के अंदर जो सुविधाएं होती हैं उनको उपलब्ध कराता है, उनकी देखभाल करता है। माल भंडार और स्टोर की सामग्री की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना परिचालन विभाग का ही काम होता है। माल का अंकन करें, रख रखाव करें, ये सारा कार्य इन्हीं के पास होता है। और अगला विभाग है कार्मिक और शाखा स्टोर विभाग। यह विभाग तब अस्तित्व में आता है यदि स्टोर प्रचालन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा हो, बहुत बड़े स्तर पर स्टोर का प्रचालन हो रहा हो, और या स्टोर की बहुत सारी शाखाएं हों जहां बहुत से लोग अलग अलग विभाग में कार्य कर रहे हों, तो कार्मिक और शाखा विभाग डिवीज़न तब कार्य करता है।
तो ये तो हो गए दुकानों के प्रमुख विभाग या डिवीजन्स। अब हम क्या जानेंगे, एक फैशन मर्चेंडाइजिंग का कार्य क्या होता है, टास्क क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। जब भी फैशन मर्चेंडाइजिंग जॉब में आपका जो काम है वो फैशन को अपने ग्राहकों से संबंधित बताता है। आपको फैशन की वजह से आप अपने ग्राहकों से जुड़े होते हो। ऐसा कराने के लिए कि आप अपने ग्राहक से जुड़े रहो, बहुत ध्यान रखने की बात है। जो फैशन व्यापारी होते हैं उनका बहुत ज़रूरी वो अपने ग्राहकों से जुड़े रहें। तो कैसे जुड़े रह सकते हैं, जब वो डिटरमाइंड होकर कार्य को करेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं, वो फैशन शोज़ के लिए जा सकते हैं, शोध और फैशन के रुझान की भविष्यवाणी करना होता है उन्हें, डिज़ाइन योजना बनाना, बिक्री टीमों के साथ काम करना, फैशन खरीदना यानी नए नए फैशन के बारे में जानना और उनको लेना, खुदरा दुकानों का प्रबंधन करना, कैसे खुदरे दुकानों पर, रिटेल स्टोर्स पर अपना सामान बेचा जाए, उसको कैसे एडवर्टाइज़ किया जाए, उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, ये सोचना, फैशन फोटो शूट का निर्देशन देना, स्टोर का डिस्प्ले बनाना, अगर किसी स्टोर में अपना सामान बेच रहे हैं तो उसका डिस्प्ले कैसा बनना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पसंद करें, फैशन फोटो शूट का निर्देशन देना, ये भी इनका कार्य है। स्टोर के ग्राहकों के प्रकार का निर्धारण करना, किस प्रकार के ग्राहक स्टोर में आएंगे उसका निर्धारण करना, यानी कि जिस तरीके का सामान है स्टोर में उसे लेने वाले ही लोग आएँ, ऐसा ना हो कि ऐसे लोग ज़्यादा आएँ जो उस सामान को खरीदें ना। तो इसका भी निर्धारण करना किस टाइप के लोग दुकान में आएँ। गुणवत्ता और सामर्थ्य के आधार पर मूल्य निर्धारण करना वस्त्र का, कि क्या उसकी गुणवत्ता क्या, उसके हिसाब से उसके मूल्य का निर्धारण करना। बजट के भीतर रहने के लिए सबसे अच्छी कीमत ढूंढना, कि हम बजट के अंदर भी रहें, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छी कीमत पर हो, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी अच्छी कीमत पर हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें खरीद सकें। और विज्ञापन और विपणन रणनीतियों का विकास करना है, क्योंकि फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना प्रचार और प्रसार के नहीं चलेगी। आप देखोगे तभी खरीदोगे, उसको ऐड आएगा, प्रचार होगा, आप लोगों को पहने देखोगे तभी खरीदोगे। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग के ये टास्क हैं, ये कार्य हैं। और ये बात बहुत ध्यान रखनी है, किसी भी व्यापार में, चाहे वो फैशन व्यापार हो या कोई और व्यापार हो, सबसे सर्वोपरि एक व्यापारी के लिए उसका ग्राहक होता है। अगर ग्राहक संतुष्ट है तो आपका व्यापार फूलेगा फलेगा, जिसे हम टिपिकल टर्म्स में कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने उपभोक्ता को, अपने ग्राहक को संतुष्ट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय पे आपको लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब अगर आप जीविका के लिए तैयारी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, फैशन डिज़ाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, आप फैशन मर्चेंडाइजर बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या आपको योग्यताओं की ज़रूरत होगी, उनको आइए ध्यान से देखते हैं। 3 योग्यताओं की पूर्ण रूप से ज़रूरत होती है। पहला है फोरकास्टिंग एबिलिटी, यानी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। पूर्वानुमान मतलब प्रिडिक्ट करना, पहले से अनुमान लगाना। दूसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, चीज़ों को विश्लेषण करना आना चाहिए चीज़ों का। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है संचार क्षमता। मैंने अभी भी बताया था, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे नहीं सही तरीके से, लोग नहीं खरीदेंगे। आपको अगर ध्यान हो, आपने एक रॉकेट्स एक मूवी आई थी, अगर आपने वो देखी हो रणबीर कपूर की, तो उसमें उसके बॉस ने एक एग्जाम्पल, रणबीर कपूर था इसमें, वो बॉस के पास कुछ बेचा और उसने उसके अपने सबऑर्डिनेट से कहा कि इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, देखो इसने पेंसिल को मर्सिडीज़ बना के बेचने की कोशिश कर रहा है। सो एक फैशन मर्चेंडाइजर में संचार की क्षमता होनी चाहिए, अपनी बात को समझाने में की क्षमता होनी चाहिए।
तो जीविका के अवसर की तैयारी करें तो पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। क्या क्या है? यह इस करियर का अनिवार्य हिस्सा होता है। अगर आप पूर्वानुमान लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, तभी एक आप अच्छे मर्चेंडाइजर बन सकते हो। प्रिडिक्ट करना मीन्स कौन सा फैशन आएगा, अब आएगा, कौन सा कलर आएगा, कौन सा टेक्सचर चलेगा और कितने लंबे समय तक चलेगा, कब नया नया फैशन इंट्रोड्यूस करना है। पिछले इसको कैसे कर सकते हैं? जो पहले फैशन चले थे, भविष्य में लोगों के रुझान को देखें, लोग इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रहे हैं और वर्तमान में लोगों का रुझान क्या, उसका पूरी तरह से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी फोरकास्टिंग की जा सकती, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। एक आइटम के विपणन इन फैशन के रुझान के लिए जानना उसको जागरूकता देता है। इसके अलावा उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि कैसे किसी वस्तु का विपणन या प्रचार फैशन प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, एक तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। लोगों का रुझान क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना ज़रूरी है कैसे किसी वस्तु का प्रचार फैशन प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। इन सब के अतिरिक्त व्यक्ति को भविष्य में प्रचलित होने वाली संभावित फैशन प्रवृत्तियों के बारे में पहले से तैयार रहना चाहिए और तैयार रहने की क्षमता ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि सही समय पर अधिक लाभ कमा सकें। अगर आपको याद हो, आपने वीडियोस का 3 देखा हो इस चैप्टर का, तो उसमें आपको राइट टाइम एक वर्ड बताया गया था। राइट टाइम, राइट मर्चेंडाइज, सही जगह पर सही समय में सही जो प्रोडक्ट बिकेगा वो पहुंचाया जा सके, तभी पॉसिबल है जब पूर्वानुमान लगाया गया है। दूसरा योग्यता क्या होनी चाहिए? विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि फैशन के क्षेत्र में जीविका कमाने या व्यापार करने के इच्छुक व्यक्ति को व्यापार से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सबको विश्लेषित करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए और उसे केवल एक पहलू का ध्यान में रखकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर पहलू को ध्यान में रख लें। जैसे कि किसी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचार करना गलत है कि आप झूठ बोलकर, गलत बोलकर प्रचार कर दो जिससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ती रहे। ये करना गलत है। समझ गए? तो क्या कंपनी यह खर्चा उठा पाने में सक्षम है? और जैसे हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि प्रचार करने पर कितना खर्च किया जाए, सही ढंग से प्रचार करने पर बिक्री करने के उद्देश्य से कितना खर्च करना है, क्या कंपनी ये खर्च उठा पाने में सक्षम है। ये एनालिटिकल एबिलिटी है कि सही ढंग से प्रचार करना है, प्रचार करने पे कितना खर्च आएगा, क्या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो उसके बजट में आता है, जो आप सामान क्या क्या कैलकुलेशन कर रहे हो वो जिस एरिया में आप बेचोगे उसके उपभोक्ता के बजट में आता है, क्या वो सक्षम है। तो हर पहलू का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को संगठन की आर्थिक दशा का ज्ञान होना ज़रूरी है। जिस संगठन में वो रहता है उसका आर्थिक दशा क्या है। व्यक्ति को इस बात का भी विश्लेषण करने का योग्य होना चाहिए कि वह किस प्रकार किसी फैशन को उपभोक्ता के बजट के अनुरूप ला सके। अल्टीमेटली उपभोक्ता के बजट के अनुरूप ही फैशन होना चाहिए। तीसरी जो योग्यता है वो है संचार क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल इस क्षेत्र में जो लोग कार्यरत होते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि उनका संप्रेषण बहुत प्रभावशाली हो। यह अनिवार्यता है इस फील्ड में। व्यक्ति में उत्पादकों से मोल भाव करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि वह उनका उत्पाद आम लोगों तक न्याय संगत मूल्य में सही दामों में पहुंचा सके। इसके लिए अक्सर क्या होता है, आकर्षण विज्ञापन करने पड़ते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञप्तियाँ भेजी जाती हैं, ये इनके कार्य हैं। तो ऐसी विज्ञप्तियाँ हों, ऐसे विज्ञापन हो जो लोग इंटरेस्ट से देखें और सामान लेने की कोशिश करें। यहाँ तक कि उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप में कई डिज़ाइनर्स, ये मर्चेंडाइजर्स पत्र लिखते हैं और इन सभी कार्यों के लिए एक अच्छे संप्रेषण, एक अच्छे कौशल का होना, संप्रेषण कौशल का होना बहुत आवश्यक है। तो ये है था जीविका की तैयारी आप करें तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। अब आवश्यक योग्यता क्या है, कैसे आप एक फैशन मर्चेंडाइजर बन सकते हैं।
आमतौर पर फैशन डिज़ाइनरों को फैशन डिज़ाइन से संबंधित एसोसिएट या स्नातक उपाधि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भारत जैसे देश में बहुत सारे फैशन डिज़ाइनिंग के डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं आइए एक नज़र डालते हैं इन पे। जो डिप्लोमा कोर्सेज है, सॉरी इसकी हिंदी, डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं इसमें? आप फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, फैशन संचार में डिप्लोमा कर सकते हैं। ध्यान रखना है 10+2 की योग्यता के बाद की बात है ये, ठीक है। 10+2 होना ज़रूरी है। उसके बाद फैशन डिज़ाइन, फैशन संचार, फैशन एक्सेसरीज़ में डिप्लोमा कर सकते हैं। जो इतनी फैशन रिलेटेड एक्सेसरीज़ होती हैं उनका, फैशन चित्रण का कर सकते हैं, फैशन मार्केटिंग और फैशन प्रबंधन। इन एरिया में आप, इन क्षेत्रों में डिप्लोमा डिग्री लेके, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके आप आगे बढ़ सकते हो। स्नातक डिग्री के लिए आप फैशन डिज़ाइन में स्नातक डिग्री ले सकते हो, फैशन स्टाइलिंग और इमेज डिज़ाइनिंग में ले सकते हो। चमड़े की डिज़ाइन यानी कि लेदर डिज़ाइनिंग का में डिग्री कर सकते हो। ज्वेलरी आभूषण डिज़ाइनिंग में कर सकते हो और संचार डिज़ाइन में डिग्री का कोर्स कर सकते हो, स्नातक डिग्री। मास्टर डिग्री का भी ऑप्शन इन्हीं सेम सब्जेक्ट्स में है। फैशन डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइनर, बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, फैशन संचार, फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जिन्हें करने के बाद आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। जितनी अच्छी कैपेबिलिटी होगी, जितने आप क्रिएटिव होगे, उतने अच्छे ही आप मर्चेंडाइज़र और डिज़ाइनर बन सकते हो। क्षेत्र क्या क्या हैं? अधिकतर लोग आय के अनेक लाभप्रद अवसरों की उपलब्धता के कारण फैशन के क्षेत्र में अपनी जीविका बनाना चाहते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं MSc टेक्सटाइल्स कर रही थी, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, तो मेरे साथ के बहुत से बच्चे इस लाइन में गए, टेक्सटाइल डिज़ाइनर और मर्चेंडाइज़र की लाइन में जाना उन्होंने प्रेफर किया, क्योंकि जीविका के बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। यही नहीं, मैंने कुछ टाइम जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया, उसके बहुत से बच्चे इस फील्ड में लगे हुए हैं। मुझे याद भी नहीं है कि शायद ही कोई बच्चा हो जो घर पे बैठा हो, जो घर पे बैठा होगा विलिंगली बैठा होगा। अदरवाइज इस क्षेत्र में जीविका के बहुत सारे उपलब्ध अवसर हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं के बलबूते पर सफलता प्राप्त करने की चाह अभ्यर्थियों को अधिक और प्रोत्साहित करती है। यही कारण है कि लगभग 1/3 व्यावसायिक फैशन डिज़ाइनर स्व उद्यमी हैं, क्योंकि सिर्फ कार्य क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई जॉब मिले। स्वरोजगार के भी बहुत सारे अवसर इसमें उपलब्ध हैं। करियर के स्वरोजगार के भी आकर्षक अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए 1/3 स्वरोजगार में लगे हुए हैं। वे विभिन्न फैशन अनुप्रयोगों के लिए अद्वितीय डिज़ाइन अवधारणा बनाने के लिए अपने रचनात्मक उपहार और कलात्मक प्रतिभा का उपयोग करते हैं। उनके अंदर रचनात्मकता होती है, कलात्मकता होती है और इन्हीं गुणों का उपयोग करके अद्वितीय डिज़ाइन बना लेते हैं। वर्तमान समय में क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले फैशन डिज़ाइनरों की विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भारी मांग है। क्योंकि आपने अभी जब पोस्ट देखा था तो आपने लिखा था ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग, तो बहुत सारे अवसर हैं करियर की। उनकी मांग भी बहुत है, क्योंकि डिज़ाइनर अपनी प्रतिभा को एक विशेष प्रकार से क्षेत्र पर केंद्रित करता है। हर एक व्यक्ति, अगर जो कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर है, वो ज़रूरी नहीं लेदर डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सके, समझ गए? तो आंतरिक डिज़ाइनर है कोई, वो आंतरिक डिज़ाइनिंग कर सकता है, नाट्य मंच का डिज़ाइनिंग कर सकता है। एक डिज़ाइनर के पास हमेशा नए और रचनात्मक विचार होने चाहिए, क्योंकि बाज़ार में बहुत जल्दी फैशन प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। तो हमेशा एक ताज़ा और नए विचारों के साथ लैस होने की ज़रूरत है। बाज़ार और फैशन के रुझान निरंतर बदलते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जीविका के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं, करियर के कौन कौन से रास्ते हैं, तो बेसिकली जो जीविकाओं के अवसर उपलब्ध हैं उसमें है दृश्य व्यापार डिज़ाइन या विजुअल मर्चेंडाइजर जिसे हम कहते हैं। फैशन डिज़ाइनर का जॉब की उपलब्धता है। सेट डिज़ाइनर और इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। दृश्य व्यापार डिज़ाइन क्या होती है? आप
मॉल में जाते हो, वहाँ पे आपने फॉरएवर 21, सभ्यता, लक्षिता, डब्लू, इनका जब आप शॉप देखते हो तो क्या देखते हो? बाहर मैनिक्विन्स, जो डमी जिसको आप कहते हो अपनी लैंग्वेज में, वो बहुत सारी ड्रेसेस लगी होती हैं, पहनी होती हैं। ये क्या है? विजुअल मर्चेंडाइजिंग, समझ गए? और वो इतने डिज़ाइन से लगाई हुई होती हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। जैसे ये पूरी किसी शॉप के बाहर की है, किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, स्टैंडिंग अरेंजमेंट विथ मतलब पर्स लेकर, और ऊपर पूरे बटरफ्लाई से डेकोरेट किया है। क्लियर? तो ये दैट इज़ कॉल्ड, यही विजुअल मर्चेंडाइजिंग होती है, जैसे व्यापार होता है। और कई बार होता है हम बाहर ही देख के इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमें कोई ड्रेस ज़रूर अच्छी लगती है और हम उसे खरीद लेते हैं। तो ये शोकेस में जितनी भी चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं, दुकानों में सामान व्यवस्था, आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना, कुछ स्लोगन लिखे होते हैं, कपड़ों को रखने की जो व्यवस्था होती है, जो पुतले होते हैं, डमीज़ होते हैं, उनको आकर्षक ढंग से सजाने के लिए फैशन एक विजुअल मर्चेंडाइजर उत्तरदायी होता है। दूसरा अवसर है फैशन डिज़ाइनर का। फैशन डिज़ाइनर के रूप में कार्य करने वाले डिज़ाइनर क्या करते हैं? कपड़े और परिधानों की रचना के लिए कार्य करते हैं। वो विशिष्ट तरीके की डिज़ाइंस बनाते हैं, और कुछ डिज़ाइनर लोकप्रिय फैशन डिज़ाइनरों के साथ काम करते हैं, जबकि कुछ अपना फ्रीलांस करते हैं या अपना अलग से फैशन डिज़ाइनिंग का एक्सपोर्ट हाउस या इस तरीके से बाइंग हाउस खोल लेते हैं। सेट डिज़ाइनर का भी अवसर बताया था कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेट डिज़ाइनर मुख्य रूप से किसके सेट को डिज़ाइन करते होंगे? फिल्मों के सेट को, टेलीविज़न के सेट को, नाटक के सेटों को डिज़ाइन करते हैं। और प्रत्येक परियोजना के लिए सेट डिज़ाइन करने की शैलियाँ और डिज़ाइन कैसी होगी? जैसा उसका डायरेक्टर, निर्देशक बोलेगा कि हमें ये चाहिए, ये सीन देना है, इसको कैसे डिज़ाइन करोगे, है ना? तो कई सेट डिज़ाइनर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों, कार्यक्रमों और संग्रहालयों के लिए भी डिज़ाइन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। अब एक और अवसर उपलब्ध है, वो है इंटीरियर डिज़ाइनर यानी कि आंतरिक डिज़ाइनर का। आंतरिक डिज़ाइनर का प्रमुख लक्ष्य डिज़ाइन को कार्यात्मक रूप देना है। जो घर की इंटरनल डिज़ाइनिंग है उसको कार्यात्मक रूप देना है। सिर्फ डिज़ाइन देखने में अच्छी ना लगे, वो फंक्शनल भी हो, कार्यात्मक हो। उसका प्रमुख कार्य किसी विशेष स्थान या क्षेत्र को ऐसे आंतरिक रूप देना है जो उसके सौंदर्य, सुरक्षा और क्रियाशीलता में वृद्धि करता हो। आंतरिक डिज़ाइनर विभिन्न कार्यस्थलों पर काम करते हैं, जैसे खुदरा दुकानों पर, घर में, दफ्तर में, अस्पताल में या होटल में, इन जगहों पर काम करते हैं। तो ये तो हो गए जीविका के अवसर फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग के क्षेत्र में। अब कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। ये चैप्टर यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया, भाग 4। और जो क्वेश्चन है उनको फटाफट आप लिखिए, पेन उठाइए। फैशन रिटेल बिजनेस के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है मर्चेंडाइजिंग में जॉब का क्या फ़ायदा है? और प्रश्न 3 है आपका, एक फैशन डिज़ाइनर के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की गणना करें। तो देर किस बात की है, फटाफट लिखिए इनके आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। बिल्कुल नहीं भूलें बेल बटन दबाना, जिससे आपको फर्दर की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।